कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। जुलाई महीने में जो सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए कैसा रहेगा, किस प्रकार से गोचर जो है प्रभाव डालेगा। हमेशा की तरह प्रार्थना रहेगी कि इस बात को मैं बहुत ज़्यादा क्लियर करके चलता हूँ, क्योंकि अनुभव में देखा गया कि बहुत सारे लोगों को ये भ्रम बना हुआ है राशि के संदर्भ में। जो भी लोग जो है इस प्रकार से धारणा करके बैठे हुए हैं कि हमारा नाम यह है तो इससे हमारी यह राशि बन जाती है। ज्ञान के आधार पर और स्कैनिंग में बिल्कुल भी नाम से कोई भी राशि काउंट नहीं होती है। जो गोचर के आधार पर जो गणना समझी जाती है और समझाई जाती है वह जो फल होता है केवल चंद्र राशि पर आधारित होता है। तो आपको 3 बातें बहुत अच्छे से समझनी आवश्यक हैं कि आपको अपनी लगन कुंडली का ज्ञान होना ही चाहिए। लगन कुंडली में जहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए होंगे, अगर केवल और केवल वहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है तो ही आप सिंह राशि के जातक कहलाओगे, यानी आपकी चंद्र राशि जो है वह सिंह कहलाएगी। 5 नंबर वाले आप कहलाए जाओगे। ऐसा नहीं है कि आपने नाम कुछ भी रखा हुआ है, कुंडली का कोई भी ज्ञान नहीं है और आप ये मान के बैठे हुए हो और उसी धारणा को आगे बढ़ाते हुए आप जो है राशि का फल जो है अपने ऊपर यह देख रहे हो कि मेरे ऊपर यह लागू हो रहा है या नहीं लागू हो रहा है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ समझिएगा कि जब यह क्लियर हो जाएगा कि हाँ मेरी तो चंद्र राशि जो है वह सिंह है, तो जो बताया गया जो फल है, जैसे कि मान लीजिए यह कहा गया है कि यह जो माह है इस माह में आपको 3 गुना धन लाभ होगा, तो 3 गुना जो धन लाभ है वह केवल आपको नहीं होगा, वह सिंह राशि का जो जातक है, चंद्र राशि जिसकी सिंह है, वह उसको होगा। अब इस पूरी पृथ्वी के ऊपर जितने चंद्र राशि सिंह वाले जातक हैं उनके ऊपर वो बढ़ जाएगा। यह एक प्रकार से ऐसा होता है कि जैसे बारिश की सूचना अगर आई है कि बारिश होने वाली है और उसमें जातक यह निर्णय ले कि जो है बादल तो मेरे सर के ऊपर आएगा और सारी बारिश मेरे को ही करके जाएगा, नहीं, वह नगर के ऊपर होती है। तो वहाँ जितने लोग होते हैं उसमें से कोई अगर बाहर निकलेगा, उसको अनुभव करेगा तो ही बारिश का आनंद ले पाएगा। ऐसा नहीं है कि घर के अंदर बैठा रहेगा और जो है वह बोलता रहेगा कि कुछ नहीं हुआ, बारिश तो हुई नहीं, बिल्कुल भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, सब झूठ है, सब बेकार है। तो बादल तो आते जाते रहते हैं। आपकी निजी कुंडली यानी स्वयं का आपका कर्म क्या है, जब तक निजी कुंडली आपको क्लियर नहीं होगी तब तक जो गोचरीय जो गणना है उसको बहुत ठीक प्रकार से आपके ऊपर लागू करना थोड़ा सा कठिन रहेगा। और इसमें तीसरी चीज़ समझिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि यह चंद्र राशि है। अब जब भी चंद्र राशि का जब भी जिक्र होता है तो ये जो गणनाएं होती हैं यह पूर्ण रूप से मानसिक प्रभाव डालती हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जैसे बताया गया है कि कर्जा जो है वो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, यानी ऐसे ऐसे अवसर जो है वह प्रतीत हो सकते हैं केवल मानसिक आधार पर। और उसके बाद जो आपकी स्वयं की कुंडली है, स्वयं का विवेक है, स्वयं की बुद्धिमत्ता है और स्वयं के सोचने समझने का तरीका है और कहाँ से आप बिलोंग करते हो, वहाँ पर क्या क्या परिस्थितियाँ भोग रहे हो, वह तो कभी भी गोचर में काउंट ही नहीं होती हैं। तो कुल मिला के बात यही है कि जब तक लगन कुंडली स्कैनिंग के पैनल पर नहीं डाली जाती है तब तक पूर्ण जो गणना है और एक प्रकार से यह बताना कि सोल पर्पज़ आपका क्या है, तो उसको समझा पाना थोड़ा सा कठिन रहता है। क्योंकि यह चीज़ मैं बहुत ज़्यादा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो भी कुंडलियाँ स्कैनिंग के लिए आती हैं उसमें जब मैं उनको राशि बताता हूँ, लगन बताता हूँ, तो वह उस चीज़ को बिल्कुल काटते हैं कि नहीं हमारी राशि तो यह है क्योंकि नाम हमारा ये है। तो इस आधार पे यह तो हो ही नहीं सकता कि नाम तो आप बदल लो या ऐसा करो कि ये बोलने वाला नाम है जितना ज़्यादा बोला जाता है और कागजों में नाम यह है, स्कूल में हमारा नाम ये था, घर में यह बोला जाता है, तो कितनी राशियाँ आपकी हो जाएंगी। इस बात को समझिएगा, जो मूल प्रभाव का पड़ेगा वह नाम से नहीं पड़ेगा, वह ऊर्जा आधार पर पड़ेगा। यानी जिस कालखंड में आप जो ग्रह की गोचरीय गणना थी जिसमें आपने जन्म लिया है उस समय से ही वह राशि जब तक आपका शरीर रहेगा तब तक लागू रहेगी। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि यह बिल्कुल सीधा मार्ग है। अब हम अपने राशिफल पे बढ़ते हैं।
सिंह राशि का जो जातक होता है, मेरी जो निजी जो गणना है या मेरा निजी जो अनुभव है उसमें मैं सबसे श्रेष्ठ इनको मानता हूँ। बिल्कुल जैसे सिंह जो इनको कहा गया है, पूरा जीवन ही इनका ऐसा होता है, कोई भी इनके अंदर कमी नहीं होती है। बस ये एक सावधानी नहीं बरतते हैं, ये जो क्षमा कर देते हैं, क्षमा का भाव भी इनके अंदर होता है, तो यह बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं कि जब उन्हें क्षमा कर दिया है, उसने क्षमा मांग ली है तो वो सुधर गया होगा। तो कई बार ऐसा होता है जब ये बिल्कुल छोड़ देते हैं और वही परिस्थिति दोबारा जो है आकर पुनः खड़ी हो जाती है, फिर इनको परेशान होना पड़ता है। यानी कहने का भाव यह है कि यह इनको थोड़ा सा अपने अतीत से थोड़ा सा ज्ञान लेना चाहिए, उसके बाद इनके जीवन में कोई भी कमी नहीं होती है। हिम्मत नहीं होती शेर के सामने खड़े होकर बात करने की, तो वही इनका स्वभाव रहता है। अब इसमें समझिएगा कि यहाँ मूल क्या रहेगा, मूल यही रहेगा कि आपकी जो मासिक आय है वो दोगुनी होगी। तो बड़ी स्वाभाविक बात है, आपको पढ़ने वाला बच्चा है और वो बहुत छोटा है, उसकी चंद्र राशि सिंह है, तो वो तो अगर यह कहेगा कि मेरी मासिक आय दोगुनी आपने बताई है, तो मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ, छोटा सा बच्चा हूँ, तो कैसे हो जाएगी। बड़ी स्वाभाविक सी बात है। यही तो मैंने आपको कहा कि ये जनरल कैलकुलेशंस हैं, ये समझने का प्रयास करा जा रहा है। ये किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली नहीं है, ये गोचरीय आधार पर जो चंद्र राशि है, सिंह है, 5 नंबर है, उसको लगन में रख के बताई जा रही है, समझाई जा रही है। तो जब तक लगन कुंडली स्कैनिंग के पैनल पर नहीं डलती है तब तक कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता है स्पष्टता के आधार पर। अब मैं प्रारंभ करूंगा जो आपका जो मासिक आय है उसके साथ में। तो हम आ जाएंगे जहाँ पर शनि वी लिखा हुआ है। वी का यहाँ पर अर्थ है वक्री, और ये जून के अंत से लेकर 15 नवंबर तक वक्री बने रहेंगे। अब जैसे ये वक्री हो जाएंगे तो यह जो सप्तम भाव है, यहाँ जो पड़ने वाले दुष्प्रभाव हैं वह थोड़े से कम हो जाएंगे, लेकिन पूर्ण रूप से जाएंगे नहीं, क्योंकि शनि की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे ही हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो जिस दिन से वक्री हो जाएंगे तो अष्टम भाव पे जो मीन राशि के जो राहु बैठे थे वह भी एक प्रकार से अपने मास्टर से सिग्नल नहीं मिलने के कारण किसी प्रकार की नई कमांड को लागू नहीं कर पाएंगे। यानी यहाँ यह स्पष्टता से कहा जा रहा है कि जैसे ही ये वक्री हो जाएंगे तो आपका सप्तम भाव और अष्टम भाव यानी कि जो आपकी मंथली इनकम है उसमें भी सुधार आएगा, और भविष्य में कोई प्रोजेक्ट्स जो है जिन पे आप काम कर रहे हो भविष्य के लिए, उनमें जो बहुत तेज़ी जो है देखने को मिलेगी। अब आ जाते हैं आपके नवम भाव पे। यहाँ पर मेष राशि के मंगल बैठे हुए हैं। मंगल अकेले बैठे हुए हैं तो एक प्रकार से निजता का और नियमों का अहंकार आपके अंदर बना रह सकता है। या यह अर्थ है कि आप जो हो, आपकी जैसे परवरिश हुई है परिवार में, कुल में, तो उसका एक अहंकार आपके साथ हो सकता है। और ये भावना केवल और केवल इसलिए उत्पन्न हो सकती है कि बहुत ज़्यादा नियमों पे आप चलते हो, और कोई नियमों पे नहीं चलता है तो आपको ऐसा लगता है कि देखिए प्राणी कितना अलग है। तो वैसे तो ये बात ठीक भी है, लेकिन गोचरीय गणना के आधार पर यह बात थोड़ी सी विषम स्थिति उत्पन्न कर देती है। लेकिन उसमें भी जैसे ही 12 जुलाई की डेट निकल जाएगी तो उसके पश्चात जो मंगल है वो दशम स्थान पर आ जाएंगे देवगुरु बृहस्पति के साथ वृष राशि में। जैसे ही यहाँ पर गुरु के साथ मंगल आ जाएंगे तो एक प्रकार से दोनों के पूरक होने का जो समय है वो आ जाएगा। अब इसको ऐसे समझिए कि एक बुज़ुर्ग व्यक्ति है, वह एक छोटे बच्चों को समझा रहा है, अपने जीवन का अनुभव समझा रहा है, लेकिन छोटा बच्चा है वो यह मानता है कि नहीं, आपके तो ख्याल जो है बड़े पुराने हैं, आज का ज़माना ऐसे चल रहा है। और वह बच्चा जो है बुज़ुर्ग के आशीर्वाद के अनुभव के अभाव में आगे जा चलता है, तो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है, क्योंकि जो वह सोचने समझने का तरीका अप्लाई कर रहा है वहाँ पर किसी बुज़ुर्ग के एक्सपीरियंस की कमी है, तो अप्लाई नहीं हो पाता। लेकिन जैसे ही 12 जुलाई की डेट निकलेगी तो आप समझिएगा जो आपका कर्म क्षेत्र है, यानी कि जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है, वह बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और एक प्रकार से उसमें यह भी तेज़ी आ जाएगी कि उसको जो टाइम मिलना चाहिए था, जो बहुत के व्यर्थ के जो अड़चने आ रही थी, वह जैसे ये वक्री हो जाएंगे तो पहली तो वहाँ से ख़त्म हो जाएगी, और जो राहु देव जो डिस्टर्ब कर रहे थे वो भी स्लो हो जाएंगे, और उसके पश्चात जैसे देवगुरु बृहस्पति का साथ मिलेगा तो तुरंत इसका सीधा प्रभाव आपका जो सुख स्थान है उसके ऊपर पड़ने लग जाएगा।
ध्यान रखिएगा इस बात का, यानी ये बताया जा रहा है कि 1 से लेकर 12 तारीख तक थोड़ा सा संघर्ष आप देख सकते हो, उसके बाद स्थितियाँ धीरे धीरे नॉर्मल होनी शुरू हो जाएंगी। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो एकादश भाव है, यहाँ पर 3 नंबर राशि है, बुध का घर है, यहाँ पर सूर्य और शुक्र बैठे हुए हैं। जब तक ये दोनों बैठे रहेंगे तब तक जो अष्टम भाव जो ये राहु है ये थोड़े से डिस्टर्ब बने रहेंगे। डिस्टर्ब का अर्थ यही है कि यहाँ पर जो राहु जो बैठे हुए हैं वह एक प्रकार से बहुत तेज़ी से आपके शरीर की ऊर्जा ऐसी बना के रखेंगे कि किसी न किसी रूप में कोई ना कोई अड़चन आपको ढूंढते हुए आपके पास आई जाएगी, आपके द्वार पे आकर खड़ी हो जाएगी। तो जब तक ये दोनों ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन दोनों की एक प्रकार से जो मानसिक युद्ध जो चलेगा उससे जो आपका लाभ स्थान है वो भी प्रभावित रहेगा और जो अष्टम भाव है वह भी प्रभावित रहेगा। यानी इसका सीधा प्रभाव अगर मैं सप्तम भाव से जोड़ने का प्रयास करता हूँ तो जो पेमेंट जो हैं जिनमें डिले देखने को मिल रहा था तो तब तक डिस्टर्बेंस बनी रहेगी जब तक ये दोनों प्लैनेट एक साथ बैठे रहेंगे। और इसके पश्चात भी ये फल लागू होगा या नहीं लागू होगा वह तो जब तक निजी कुंडली को नहीं समझा जाएगा तब तक स्पष्टता से नहीं कहा जा सकता। लेकिन जैसे ही 7 जुलाई आ जाएगी, 7 जुलाई से जो शुक्र जो हैं वो आगे जो है कर्क राशि में बुध के साथ 19 जुलाई तक जो है बैठे रहेंगे। यानी जो है अब शुक्र जो है वो 12वें भाव में पहुंच जाएंगे। तो जैसे ही 12वें भाव में पहुंच जाएंगे यहाँ पर सूर्य बिल्कुल अकेले हो जाएंगे और सूर्य का जो प्रकाश है सीधा जो है उसका असर जो है जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है पंचम भाव है, जहाँ पर धनु राशि आती है वहाँ पर पड़ने लग जाएगा। तो जैसे इस घर पे सूर्य की लाइट पड़ेगी तो देवगुरु बृहस्पति को बहुत तेज़ी से जो है बल प्राप्त होगा और आप ये देखोगे कि बहुत सारे सॉल्यूशन आपके पास पहले से बने हुए थे, लेकिन समय का प्रभाव ऐसा था कि पास रखी हुई चीज़ भी आपको दिखाई नहीं दे रही थी। तो यह आपको जो राहु से जो परेशानी होगी ये केवल 7 जुलाई तक होगी। जैसे इनका कॉम्बिनेशन टूट जाएगा सूर्य शुक्र का, तुरंत आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और ये जो एकादश भाव है ये आपका सर्व लाभ स्थान भी है, हर प्रकार का लाभ आप अपने जीवन में देखोगे। उसके पश्चात जो यहाँ पर सूर्य जो बैठे हुए हैं यह भी 16 जुलाई से आगे मूव कर जाएंगे और द्वादश भाव में पहुँच जाएंगे और अब यहाँ पर 31 जुलाई तक वो बने रहेंगे। अब यहाँ पर 3 ग्रहों का एक साथ जमावड़ा इकट्ठा हो गया है। 12वें भाव पे सूर्य भी आगे हैं, शुक्र भी आगे हैं, बुध भी आगे हैं, लेकिन यहाँ पर कर्क राशि है। ध्यान रखिएगा इस बात का, यह चंद्रमा का घर है। अब यहाँ पर जो सूर्य और जो शुक्र हैं ये दोबारा जो इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बुध भी बैठे हुए हैं और यहाँ पर कर्क राशि है, चंद्रमा का स्थान है। तो अब जो है जो पहले जो प्रभाव जो एकादश भाव में दोनों ग्रह बैठे हुए थे उससे जो डिस्टर्बेंस बनी हुई थी अब वो दोबारा नहीं बनेगी, क्योंकि बुध हमेशा एक रबड़ की तरह काम करते हैं, एक स्पंज की तरह काम करते हैं। जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है बुध उसको हमेशा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का। और अगर इस दौरान पे जैसे ये 16 जुलाई से सारे इकट्ठे हो जाएंगे और अगर आपको देखने को मिलता है कि हाँ थोड़ा सा नेगेटिविटी दोबारा आनी शुरू हो गई है तो थोड़ा सा मौन रहिएगा, बुद्धिमत्ता से कार्य लीजिएगा, क्योंकि ये गोचरी गणना बहुत लंबे समय तक 3 ग्रह यहाँ पर नहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि बुध जो है फिर आगे जाके मूव कर जाएंगे सिंह राशि में। अब जैसे ही 19 जुलाई आ जाएगी, 19 जुलाई से बुध जो है सिंह राशि में आ जाएंगे, बुध लगन में आ जाएंगे और पूर्ण महीना रहेंगे, जुलाई के एंड तक बने रहेंगे। अब इसको समझिए कि जैसे शनि वक्री हुए थे तो प्रार्थना करी गई थी कि बहुत सारे जो नेगेटिविटी जो है वो स्लो हो जाएगी। अब सामने जैसे बुध आ जाएंगे वो भी सिंह राशि के साइन के साथ में लगन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो सीधा प्रभाव है जो आपके बुद्धि पे पड़ रहा था, आपके पूर्ण शरीर पे पड़ रहा था, वह भी लगभग 0 होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बुध हमेशा ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी बुध जितना ज़्यादा ताकतवर होगा और जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उतना कोई भी नेगेटिव ग्रह की ऊर्जा जो है आपको छू नहीं पाती है। ध्यान रखिएगा, विशिष्ट बात केवल बुध के संदर्भ में ही कही गई है। तो मूल यहाँ पर यह बना रहेगा कि जैसे ही मंगल जो भाग्य भाव में जो बैठे हुए हैं, जैसे ही ये मूव करेंगे 12 जुलाई के बाद से, तब से बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक बदलाव जो है आप अपने पूरे जीवन में देखोगे। और इसमें जो मैंने प्रार्थना करी है वह मूल अगर आप समझ लेते हो और अपनी निजी कुंडली पे ज़्यादा जोर देते हो तो आप ये देखोगे कि जिसका घर बहुत ज़्यादा मजबूत है तो गोचरी जो प्रभाव जो नेगेटिव प्रभाव है बहुत ज़्यादा उसको परेशान नहीं कर पाते। क्योंकि देखिए इसमें ऐसा भी है कि जैसे कोई विद्वान है
और वह आपके गोचरी आधार पर, और आपको स्पष्ट है कि मेरी चंद्र राशि सिंह है, लेकिन आप जो है नवग्रहों का जाप पिछले 20 साल से करते हुए आ रहे हो, तो पहले आपकी कुंडली को समझना पड़ेगा, आपकी दिनचर्या को समझना पड़ेगा। ऐसे बगैर विवेचन करे ये फल कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा कि हाँ ये फ़र्क पड़ रहा है और इसका ये उपाय है और आप ये कर लीजिए, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। गोचरीय जो गणना होती है ये मात्र और मात्र एक प्रकार के अंदाज़ा लगाया जाता है, और उसमें बहुत ज़्यादा एक एक स्टेप नहीं, जो मेजर पॉइंट्स हैं वही डिस्कस करे जाते हैं। और मेरी प्रार्थना हमेशा रहती है कि बहुत ज़्यादा जो पॉजिटिव है उसी को समझाने का प्रयास करा जाता है, और जहाँ पर सावधानी रखनी चाहिए वहाँ पर उसके लिए प्रार्थना करी जाती है, क्योंकि जो अनहोनी है वह सद्बुद्धि से टाली जा सकती है और होनी तो अटल होती है। तो सद्बुद्धि का जो प्रयोग होता है वह बहुत सारे संकटों से आपको बचा लेता है, ध्यान रखिए किस बात का। तो यह होगी हमारी सिंह राशि जुलाई महीने के लिए। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय मां। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं